दोस्तों, क्या आपके साइट पे स्ट्रेन गेज यूज़ होता है? आज का टॉपिक ये है कि एस्कोड 456 पेज नंबर 69 पे जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, उसमें एक्स और वाई एक्सिस में कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। पहले लिखा है FCK, फिर लिखा है 0.67 FCK, फिर लिखा है 0.45 FCK, फिर नीचे लिखा है 0.002, 0.0035। ये क्या होता है? मान लो मैंने कॉलम कास्टिंग किया है जिसका ग्रेड है M50, ठीक है। एक होता है शेप फैक्टर, एक होता है साइज फैक्टर। अगर सेम ग्रेड का हम क्यूब भी कास्टिंग करते हैं और सिलेंडर भी कास्टिंग करते हैं, तो आपको पता है कि सिलेंडर में आए हुए वैल्यू को हम 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो क्यूब के इक्विवेलेंट हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिलेंडर में 80% ही एफिशिएंसी होता है, सिलेंडर स्ट्रेंथ कम देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्लेटन इफेक्ट की वजह से होता है। प्लेटन इफेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्या होता है, अमेरिका में, लंदन वगैरह में, बाहर देश में लोग सिलेंडर ही कास्टिंग करते हैं। वहाँ पे ये माना जाता है कि सिलेंडर कुछ ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है स्ट्रक्चर के लिए। तो अब क्योंकि इंडिया में हम क्यूब कास्टिंग करते हैं, बट हमको सिलेंडर के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि हम ब्रिटिश का ही तरीका फॉलो करते हैं सारा कुछ, ठीक है। क्यूब और सिलेंडर हो गया, तो इसमें एफिशिएंसी जो आ रहा है 0.8, तो एक फैक्टर हो गया 0.8। ये हो गया शेप फैक्टर क्यूब से सिलेंडर का। क्या आपको ये पहले से पता था कि जो क्यूब का साइज़ है हम 50 mm से लेकर 450 mm तक रख सकते हैं? ये मुझे पहले से पता था। हालांकि जो 150 mm का जो साइज़ है, बहुत सारे स्टडीज से, ट्रायल से ये पता चला है कि 150 mm का साइज़ कुछ ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है। कुछ जो लैब है वो 150 mm से नीचे के लिए उनके CTM ना वो नहीं होते, कैलिब्रेटेड नहीं होते, NABL एक्रेडिटेड नहीं होते। 150 का ही वो कैलिब्रेटेड होता है और NABL एक्रेडिटेड होता है। तो वो रिपोर्ट भी 150 के लिए ही देते हैं, टेस्टिंग भी 150 का ही वो करते हैं। वो शायद इससे लिंक है कि नहीं वो पता नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था साइज फैक्टर, जब मेंबर का जो स्ट्रक्चर का साइज़ अगर 450 mm से ज़्यादा है तो उसका जो एफिशिएंसी है वो 82% होता है, यानी कि वो 0.82 टाइम्स ही वो स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो मैंने जो शेप फैक्टर बताया था क्यूब से सिलेंडर का 0.8, और अभी जो मैं साइज फैक्टर बता रहा हूँ 0.82, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगा 0.67। तो वो जो 0.67 है वो यही है, ठीक है। इसके नीचे 0.45 लिखा है, वो क्या है? वो एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.5। ये मटेरियल के क्वालिटी के लिए होता है। पिन होल्स कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं होता। कंक्रीट हेट्रोजीनियस मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल को मिला के बनाया गया है। मटेरियल के सोर्सेस डिफर कर सकते हैं, वर्कमैनशिप एरर हो सकता है, कोई गलती से हॉपर वॉश करने के चक्कर में ज़्यादा पानी में डाल चुका होगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर टेम्पिंग प्रॉपरली नहीं किया होगा, कुछ भी हो सकता है, या कॉम्पैक्शन नहीं किया होगा। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मटेरियल के क्वालिटी को लेके, वो 1.5। तो जब आप इसी 0.67 को 1.5 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आता है 0.45। तो वो जो FCK है वो क्यूब के लिए है। अगर मैं M50 का कॉलम कास्टिंग कर रहा हूँ तो क्यूब का FCK M50 होगा। स्ट्रक्चर में, एक्चुअल कॉलम में FCK होगा 0.67, मतलब कि 33.5 हो जाएगा वो। और जो डिज़ाइन करते वक्त डिज़ाइनर क्या अज्यूम करेगा? 0.45, यानी कि 22.5, कि इस पर 22.5 से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसके हिसाब से वो डिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो अभी नीचे क्या लिखा है? 0.002 और 0.0035। जब भी हम स्टील का टेंजाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इसके बाद उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है एक लिमिट के बाद। वो पॉइंट क्या होता है? HYSD में हमको वो पॉइंट नहीं पता चलता ना कि इलास्टिक से प्लास्टिक में कब कन्वर्ट हो गया। माइल्ड स्टील में पता चलता है, इसमें नहीं पता चलता है ना। तो 0.2 प्रूफ स्ट्रेस हम समझते हैं, ठीक है। तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, 0.2% डिवाइडेड बाय 100 बिकम्स 0.002। तो ये वही 0.002 है, ठीक है। स्टील का और कंक्रीट का सेम ही है, 0.002। तो आइस्कोड ये कहता है ज़्यादा अगर इस पर स्ट्रेस आना चालू हो गया तो फिर इसमें ये और स्ट्रेस नहीं लेगा, अब ये खाली डिफॉर्म होगा। वो जो पैराबोलिक कर्व है वो ये इंडिकेट करता है कि ये इलास्टिक नेचर है कंक्रीट में, ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा। बट एक टाइम के बाद ये रेक्टेंगुलर कर्व बना रहा है ना, स्ट्रेट कर्व बना रहा है, इसका मतलब कि अब इसमें कोई स्ट्रेस ये नहीं लेगा, अभी खाली डिफॉर्म होगा और एक टाइम के बाद ये टूट जाएगा, ठीक है। ये उसका मतलब होता है। तो 0.002 और 0.0035, ये जो विंडो है इसके बीच में जो गैप है, वो गैप ही इवैक्यूएशन टाइम है, जितने टाइम में हम भाग सकते हैं।
जैसे ओवर रेनफोर्स, बैलेंस रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स के केस में हम बात करते हैं ना कि अगर स्ट्रक्चर ओवर रेनफोर्स होगा तो कंक्रीट तो ब्रिटल होता ही है, स्टील भी ब्रिटल हो जाएगा, फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, इधर कुछ टाइम नहीं मिलेगा, वार्निंग टाइम नहीं मिलेगा। तो कंक्रीट में आपको पता है आईएस कोड 456 में पहले एमएटी के ऊपर ग्रेड नहीं होते थे, अगर होता था फिर वो डिलीट कर दिया गया था, 90 और 100 को हटा दिया गया था, क्योंकि एमएटी के ऊपर जो कंक्रीट बनता था इंडिया में वो ब्रिटल होता था, वो इतना स्ट्रेन दे ही नहीं पाता था, 0.0035 स्ट्रेन देने के पहले ही वो ब्रेक हो जाता था, तो ये तो अनसेफ हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेन है 0.0035 बहुत बार हायर ग्रेड्स वाले जो स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स, वो अगर उसमें हाई ग्रेड्स है तो फिर वो पहले यही टेस्ट करते हैं उसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन गेज पे मैं आता हूँ। तो साइड पे जो स्ट्रेन गेज हम यूज़ करते हैं, पहले तो हम इसे कॉलम में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कॉलम कास्ट हो जाता है और फिर इसमें रीडिंग लेने के लिए कुछ इसके वायर्स होते हैं, कनेक्टर्स, जिसे हम एक डेटा लॉगर में इसे कनेक्ट करते हैं और फिर मोबाइल में इसका डेटा हम रीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक वायर होता है, स्ट्रेच्ड होता है, वो मैग्नेटिक वायर बहुत पतला होता है। जब भी फ्लोर के ऊपर फ्लोर कास्टिंग होने लगते हैं फ्यूचर में, नेक्स्ट डे एक स्लैब कास्टिंग के नेक्स्ट डे ही हमें रीडिंग लेना होता है। उसमें रीडिंग लेने के बाद ये जो डेटा है ये हम आरसीसी कंसल्टेंट को भेजते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो ये पता करते हैं कि कितना स्ट्रेस आया। जो मैग्नेटिक वायर होता है वो बहुत पतला होता है, जब भी कॉलम पे स्ट्रेन आता है, जब भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस है वो किसी भी वजह से आ सकते हैं, क्रिप की वजह से आ सकता है कि क्रिप की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ, थर्मल श्रिंकेज हुआ, सेटलमेंट हो सकता है लोड की वजह से, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड हो सकता है, तो फिर उन सब की वजह से डिफॉर्मेशन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकते हैं। तो फिर वो जब भी स्ट्रेन होएगा तो वो जो स्ट्रेच्ड मैग्नेटिक वायर है इसमें वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन के लिए उसको कुछ फ्रिक्वेंसी चाहिए ना वाइब्रेट होने के लिए, पहले तो रेजोनेट होगा, तो रेजोनेशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो फ्रिक्वेंसी वो रिकॉर्ड करता है और एक फॉर्मूले की हेल्प से फ्रिक्वेंसी से वो स्ट्रेन खुद ही कैलकुलेट कर लेता है और फिर आरसीसी कंसल्टेंट उस स्ट्रेन से स्ट्रेस कितना आया स्ट्रक्चर पे अभी तक वो पता करता है। अगर लेवल 17 पे एवरी 15 फ्लोर्स के इंटरवल पे ये हम इंस्टॉल करते हैं कॉलम में, एक कॉलम में और एक वॉल में, क्योंकि कॉलम में अलग तरीके से लोड आता है, स्ट्रेस आता है, और वॉल में अलग तरीके से स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या परफॉर्मेंस है वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस पर। ठीक है, तो अगर मैंने समझो L17 पे लगाया है और फिर इसके बाद समझो 15 स्टोरी के बाद ऊपर लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि L17 पे जो कंप्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे स्टोरेज खड़े हो चुके हैं, और फिर L48 पे थोड़ा कम होगा क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा कम ही स्टोरेज होंगे इसके ऊपर। ये तो लॉजिक है, इसमें माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि वो कंप्रेशन हुआ है। जो बैंड्रा वर्ली सीलिंग है इसके केबल्स में ये इंस्टॉल किया गया है, उसमें जो स्ट्रेस होता है वो टेंजाइल होता है, तो उसमें टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है वो मेज़र किया जाता है, तो वो उसमें जो वैल्यूज आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये एक टाइप का रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया स्ट्रेस का, कि स्ट्रक्चर पर कितना स्ट्रेस आ रहा है। क्या आपको ये पहले से पता था? आपकी इसमें कुछ राय हो सकती है, या फिर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ करेक्शन होगा मेरे अंदर फिर आप कर सकते हो, और कुछ सजेशन होगा तो फिर वो भी आप दे सकते हो। तब तक के लिए जैसे कि मैं कहता हूँ, नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।